नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई की इस पहली वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समाज के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो मैं लिख के दे सकता हूं 100% आपका इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। आपका अगर समाज का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सब में समाज से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने टॉपिक लिया समाज। समाज होता क्या है, इसको बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से हम इसको समझने की कोशिश पहले करेंगे, फिर उसके बाद इसके भेद और इसके कितने टाइप सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण, मतलब किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया गंगा जल। तो गंगा और जल को जब अलग कर दिया और उसके बाद इसका मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे इसके समास का जो अर्थ निकलेगा वो होगा गंगा का जल। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसी तरह पुस्तकालय का। तो पुस्तक में जब हम आलय जोड़ देंगे तो बनता है पुस्तकालय, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है, जैसे पुस्तकों का आलय, मतलब पुस्तकों का घर समझ लो। फिर उसके बाद समास रचना में दो पद होते हैं। अब उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से पद हैं। तो पहला पद होता है पूर्व पद। जैसे पूर्व पद का मतलब, जैसे गंगा जल लिया था हमने, तो गंगा इसमें पूर्व पद है और उसके बाद पुस्तकालय में पुस्तक उसका पूर्व पद हो जाएगा। और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जिसमें गंगा जल में जल जो होगा वो उत्तर पद होगा और पुस्तकालय में आलय जो होगा वो उत्तर पद होगा। इसी तरह समास रचना से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे गंगा जल और पुस्तकालय। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे समास विग्रह की, और उसके पहले बात कर लेते हैं कुछ हम समास बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसमें कारक चिन्हों, परसर्गों और योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग अभी और डिस्कस से बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे समास विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है? समासिक पद को विखंडित करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समस्त पद को विभक्तियां आदि लगाकर उनका पारस्परिक संबंध दिखलाना ही विग्रह का लक्ष्य है। विग्रह के उपरांत ही यह बताना संभव हो पाता है कि सामासिक पद में कौन सा समास है। दोस्तों, जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यथाशक्ति का विग्रह करना है तो हमें शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। उसके बाद हम ले लेते हैं राजकुमार शब्द को, तो इसका विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार। तो दोस्तों, इसका विग्रह करने के बाद ही इसमें हम पता कर पाते हैं कि इसमें सामासिक पद में कौन सा समास है। और इसी तरह हम सारी बातें हम ध्यान से आज करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि समास विग्रह का तात्पर्य क्या होता है। तो समास विग्रह का तात्पर्य ये होता है कि सामासिक पद का अर्थ करना नहीं है, अपितु समास बनाने की प्रक्रिया में लुप्त हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उपस्थित कर देना है। जैसे नील कमल ले लेते हैं एग्जाम्पल। नील कमल का विग्रह होगा नीला है जो कमल, किंतु अब चरण कमल का ले लेते हैं। तो नील कमल और चरण कमल का, अब इन दोनों में फ़र्क देखिए। नील कमल का मतलब है नीला है जो कमल, और चरण कमल का मतलब है कमल के समान चरण। तो दोस्तों, इसमें देखिए दोनों के अर्थ अलग हैं, तो इसीलिए इसमें अर्थ से मतलब नहीं होता। इसमें सामासिक पद जो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अर्थ निकालना, अपितु समास बनाने की प्रक्रिया में लुप्त हुए शब्दों को, इसमें जैसे चरण कमल में जो शब्द लुप्त हुआ है और नील कमल में जो शब्द लुप्त हुआ है, इसमें अलग अलग शब्द लुप्त हुए थे, तो इसका विग्रह करने पर इसके सही शब्द जो होते हैं वो इसमें उपस्थित हो जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि समास और संधि में अंतर क्या होता है। लेकिन इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे समास जो होता है वो प्रायः सजातीय शब्दों का ही होता है। जैसे धर्मशाला ले लो, तो धर्मशाला का समास विग्रह तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मजहबशाला कहें, तो ये गलत होगा। वैसे इसके बहुत सारे अपवाद हैं। जो अपवाद वाले वर्ड हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे बम वर्षा हो गया, रेलगाड़ी हो गई, स्टेशन अधीक्षक हो गया, जिलाधीश हो गया, रसोई खाना हो गया, तो इन सब में अपवाद है। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे समास और संधि में अंतर। समास और संधि में अंतर क्या है? जबकि दोनों ही विग्रह का काम करते हैं। अगर समास में पद को अलग करते हैं तो ये विग्रह कहलाता है, और अगर संधि में विग्रह का कार्य करते हैं तो वो कहलाता है विच्छेद। ये पहला अंतर है, जिसको हमने इसमें शायद लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है। और दूसरा इसमें हम बात कर लेते हैं, तो हर प्रकार के शब्दों में जो है वो समास, जैसे केवल सिर्फ संधि जो है वो केवल तत्सम शब्दों में होती है, लेकिन जो समास होता है वो किसी भी उसका हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल आपको दे देते हैं
कि जो समास विग्रह होता है वो आपका हो जाएगा किसी भी चाहे वो उर्दू भाषा से हो, चाहे वो हिंदी भाषा से हो, चाहे वो अरबी भाषा से हो। तो हर एक भाषा, चाहे संस्कृत हो, हिंदी, उर्दू, हर प्रकार के शब्द का हो सकता है समास विग्रह। फिर उसके बाद बता दें कि आपको इसमें संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। फिर उसके बाद और हम बात कर लें कि जो समास में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन समास एंड संधि। अब उसके बाद हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में। दोस्तों समास के जो भेद हैं उनको हम देखेंगे इस तरह से कुछ। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं, लेकिन वैसे इसके 6 भेद होते हैं। तो पहले 4 भेद के बारे में बात करेंगे, फिर हम 6 भेद के बारे में बात करेंगे। तो उन 4 भागों में से 4 भाग इस तरह हैं। पहला जो होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है दूसरा पद इसमें प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरे में दोनों पद प्रधान होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और चौथे में कोई पद प्रधान नहीं, इसलिए बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों इन चारों भेदों के अतिरिक्त 2 अन्य समास और बताए गए हैं जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं, लेकिन इसमें जो अधिकांश विद्वान हैं इन्हें तत्पुरुष समास का ही भेद मानते हैं, इसलिए इसको तत्पुरुष समास के भेद में रखा गया है। लेकिन इसके आगे जो जिक्र होगा उसमें इसका हमने अलग अलग डिफिनेशन और इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात करें तो अव्ययी भाव समास के पुनः 2 भेद होते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद नाम पद होता है। और इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय अर्थात प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें जो पहला पद होता है वो या अनु से शुरू होगा, या आ, या प्रति, या भर, या यथा, या फिर यावत, या हर आदि होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिख रखे हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन का दिन होगा, यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार, आमरण का विग्रह मरण तक, अनुरूप का विग्रह रूप से योग्य, और यथाक्रम का विग्रह क्रम के अनुसार, भरपेट का विग्रह पेट भर। तो ये होता है दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास था। अब उसके बाद हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास कुछ इस तरह से है कि वह समास जिसका उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, तो ये विग्रह था, अब इसको जब हम तत्पुरुष समास बनाएंगे तो ये हो जाएगा धर्म ग्रंथ। अब इसका जो धर्म का ग्रंथ था पहले, तो इसमें जो कारक चिन्ह था वो लुप्त हो गया। इसमें कारक चिन्ह था का, तो वो लुप्त होकर धर्म ग्रंथ बन गया। अब उसके बाद रचना को करने वाला, अब यहाँ से देखिए रचना को करने वाला क्या कहलाता है, रचनाकार। तो ये भी आपका तत्पुरुष समास में आता है। अब विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जो निम्न प्रकार हैं, जो हमने सारे लिख रखे हैं। तो वो 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष वो तत्पुरुष है जिस तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को, जो इसकी विभक्ति होती है वो को होती है और इसका लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल मैं 1-2 ले लेता हूँ। जैसे ग्राम को गया हुआ, तो ये ग्रामागत हो जाता है। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। तो इसमें को जो है ये लुप्त हो रहा है, इसका लोप हो रहा है, तब ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं करण तत्पुरुष की। तो जिस तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मंदांध। उसके बाद बोध के द्वारा गम्य, बोधगम्य। तो इसमें से और के द्वारा लुप्त हो रहा है, तब वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। तीसरा बात कर लें संप्रदान तत्पुरुष की। तो संप्रदान तत्पुरुष में इसकी विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। इसमें जो विग्रह होगा, जब इसका हम संप्रदान तत्पुरुष बनाएंगे तो उसमें के लिए जो होगा वो लुप्त हो जाएगा। जैसे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, तो ये समस्त पद बनेगा इसका क्रीड़ा क्षेत्र। मार्ग के लिए व्यय, तो इसका समस्त पद बनेगा मार्ग व्यय। तो जब के लिए लुप्त होता है तब संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। फिर बात करेंगे अपादान तत्पुरुष की। अपादान तत्पुरुष वो तत्पुरुष है जिस तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से जो होता है, जैसे अलग होने का भाव, ये वो से है जिसमें अलग होने का भाव होता है, ये लुप्त हो जाता है। जैसे इसके विग्रह में ऋण से मुक्त, और इसका समस्त पद बनेगा तब होगा ऋण मुक्त। पद से च्युत,
पदच्युत, राज से द्रोह, राजद्रोह, धर्म से विरत, धर्मविरत। तो इसमें जब कुछ मुक्त होने वाली जो जैसे अलग होने का जो भाव होता है, जब उसको उसमें से हट जाता है, तब वो अपादान तत्पुरुष वाला शब्द बन जाता है। उसके बाद बात करेंगे पंचवें की, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष वो समास है, जैसे हमने उसे लिखा तो नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। संबंध तत्पुरुष जिस समाज में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाता है, वह संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे सेना का पति, सेनापति, राजा का कुमार, राजकुमार, पवन का पुत्र, पवन पुत्र। तो जब ये समस्त पद बनते हैं तब उससे पहचान होती है जो संबंध तत्पुरुष, जैसे जिसका जिससे संबंध होता है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन से संबंधित। उसी तरह है अधिकरण तत्पुरुष, जो छठवां है तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है उसे अधिकरण समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, नरों में अधम, नराधम, घोड़ों पर सवार, घुड़सवार। तो दोस्तों इसमें जब समस्त पद बन रहा तो वो अधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों। और इसके आगे का जो भी है, जैसे इसमें तत्पुरुष समास के अन्य और भेद जो भी हैं, उसके बाद इसमें और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसमें जो बचे हुए हैं उसके मैं सारी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मैं दूसरी वीडियो जल्द अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पढ़ते जाएंगे और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा हर टॉपिक से लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी ऐसा हो नहीं सकता जो सिलेक्ट ना हो पाए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे और अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। वीडियो में इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।